हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 एट द स्टडी चैनल पर। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो जो कि साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम लोग जैसे कि जीके हो गया, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, प्लस का इंग्लिश हो गया, इन सभी को जो है हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है। और जो कि आज का हमारा ये क्लास जो होने वाला है, ये क्लास जो हमारा मतलब कहने का मतलब है कि ये संडे स्पेशल क्लास होने वाला है। ठीक है। और संडे स्पेशल क्लास के साथ यानी कि हम जो आज टोटल 100 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है। और जिसमें प्रश्न कौन कौन सा रहने वाला है, जैसे कि जीके हो गया, जीएस हो गया, हिंदी हो गया, प्लस का इंग्लिश हो गया, इन सभी सब्जेक्ट को लेकर आज जो हम कवर करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न जो है हमारा यानी कि क्लास 10 पर आधारित प्रश्न जो कि होने वाला है, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक वॉच करना है। ठीक है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि यह प्रश्न जो है कहने का मतलब जो है इसी तरह का प्रश्न जो है बिहार पुलिस में जो है पूछे जाते हैं। और आप जो है 100 प्रश्न में से यह बताइएगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना प्रश्न जो है आप सही कर चुके हैं। ठीक है। कितना प्रश्न जो है आप 100 में से सही किए हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिस तरह का आज हम प्रश्न करवाने वाले हैं, ऐसा प्रश्न जो है किसी भी यूट्यूबर ने आज तक नहीं करवाया है, इसलिए जो है वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जूता जूता किस प्रकार का शब्द है, जिसमें से हम जो है पहले हिंदी को कवर करने वाले हैं। ठीक है। हिंदी का जो है 10 से 12 प्रश्न होने वाला है, उसके बाद 5 से 6 प्रश्न जो कि इंग्लिश का होने वाला है। ठीक है। बाकी 5 सभी का सभी क्या होने वाला है, ये जीके जीएस का प्रश्न होने वाला है, इसलिए वीडियो को जो शुरू से अंत तक देखना है। इस तरह का प्रश्न जो है कोई मतलब किसी भी यूट्यूबर जो है नहीं करवाता है, जिस तरह का आज हम प्रश्न करवाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो जूता किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। देखो, जूता जूता जो है ना, यह मतलब कहने का मतलब देशज शब्द होता है। क्या होता है? देशज। जूता जो है ये देशज शब्द है, यानी कि जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है उसका देशज। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर कि कसौटी कसौटी में प्रत्यय क्या है। कसौटी में प्रत्यय जो है क्या है। देखो, ये सभी जो है हिंदी का प्रश्न होने वाला है। देखो, कसौटी कसौटी मतलब कि प्रत्यय यदि हम बताएंगे तो यहाँ पर जो ये ओटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ये ओटी हो जाएगा, यानी कि जो भी ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बिल्कुल सही आंसर है उसका ओटी। क्या है? ओटी। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि सद्भावना किस समास का उदाहरण है। सद्भावना जो है यह किस समास का उदाहरण है। देखो, सद्भावना जो है यह कर्मधारय का समास का उदाहरण है। क्या है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि कर्मधारय समास है। चलिए अगला प्रश्न है कि कान भरना मुहावरों का सही अर्थ जो है क्या है। कान भरना मुहावरों का सही अर्थ जो है ये क्या है। देखो, कान भरना मुहावरों का अर्थ होता है चुगली करना। क्या होता है? तो ये जो होता है ये चुगली करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि चुगली करना। कान भरना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा चुगली करना। अगला प्रश्न है 5 नंबर की निम्न में से कौन असुर का यानी कि पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची नहीं है। देखो, आसुर का पर्यायवाची नहीं है, ये चर नहीं है। क्या नहीं है? ये चर जो है नहीं है, बल्कि ये सभी है। दैत्य हो गया, राक्षस हो गया, निशाचर हो गया, ये सभी है, लेकिन चर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दंड का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दंड का अर्थ नहीं है। देखो, दंड का अर्थ जो है ये साथ नहीं है।
क्या नहीं है, ये साथ नहीं है। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, उसका साथ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि घटिया का विपरीतार्थक क्या होने वाला है, यानी कि घटिया का विपरीतार्थक शब्द बताना है। देखो घटिया का हो जाएगा बढ़िया, क्या हो जाएगा, ये बढ़िया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि बढ़िया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यून का सही संधि विच्छेद क्या है। न्यून का सही संधि विच्छेद जो है ये क्या है। न्यून का सही संधि विच्छेद जो है क्या है। देखो ये नी प्लस उन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी प्लस का उन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि नी प्लस का उन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है संख्यावाचक विशेषण का जो है प्रयोग हुआ है। देखो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग जो हुआ है, मेरे 5 मित्र दिल्ली गए हैं, यानी कि इस वाक्य में जो कि हुआ है मेरे 5 मित्र जो है दिल्ली गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर कि लिंग के आधार पर कौन सा वाक्य जो है सही है। लिंग के आधार पर कौन सा वाक्य जो है सही है। देखो यानी कि झाड़ू पुरानी हो गई है, क्या है, झाड़ू जो है पुरानी हो गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि झाड़ू पुरानी हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर की निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जो नहीं है ये बूढ़ा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि ये बूढ़ा जो है नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि हमारा हिंदी का प्रश्न जो है खत्म हो चुका है, अब जो है हमारा इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है, ठीक है। चलिए इंग्लिश का प्रश्न जो कि 12 नंबर से इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से 5 या 6 प्रश्न जो है इंग्लिश का होने वाला है। तो इंग्लिश का पहला प्रश्न है कि दी हाउस वाज फायर, दी हाउस वाज फायर एट इन वन विथ। बताइए यदि हम बात करें इसका हिंदी, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि घर में जो है आग लग गई। क्या है कि घर में जो है आग लग गई है। जैसे ऑप्शन जैसे पर हो गया, में हो गया, फिर पर और उसके बाद के साथ। बताइए कि दी हाउस वाज फायर एट इन वन विथ। तो वो यहाँ पर जो इसका सही आंसर जो होगा ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा, यानी कि घर में आग लग गई, यानी कि पर आग लग गई। यहाँ वर्ड होना चाहिए था कि घर पर आग लग गई, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, यानी कि में नहीं होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर जो कि इंग्लिश का ही प्रश्न है कि चूज द करेक्ट उपयोग। बताइए यानी कि सही अपारदर्शी को चुनना है, सही अपारदर्शी को जो है चुनना है। देखो यहाँ पर जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लियर। क्या हो जाएगा, सही अपारदर्शी जो है यहाँ पर जो है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ, साफ क्या होता है, एकदम बिल्कुल साफ होता है, ठीक है, क्या होता है, साफ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी 14 नंबर में है, इंग्लिश का ही प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड को चूज करना है, यानी कि ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो गजट, इसमें सभी का सभी जो है गजट लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा गजट जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो ये गजट ऑप्शन नंबर बी में जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि इस गजट का अर्थ होता है कि इस गजट का अर्थ होता है कि राजपत्र। क्या होता है,
तो इसका अर्थ जो होता है ये होता है राजपत्र होता है। ठीक है, इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गजट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कि पिक द करेक्ट सेंटेंस। यानी कि सही वाक्य को जो है चूज करना है। देखो इसमें बोल रहा है कि बैड न्यूज अलाउ ट्रेवल फास्ट। इसका मतलब होता है कि बुरी खबरें हमेशा तेजी से फैलती हैं। देखो वाक्य को समझना है। यहाँ बता रहा है कि बुरी खबरें जो हमेशा तेजी से फैलती है। दूसरा वाक्य है कि बैड न्यूज ऑल्सो ट्रेवल्स फास्ट, यानी कि बुरी खबर हमेशा तेजी से फैलती है, ये भी है। उसके बाद तीसरा नंबर है कि बैड न्यूज अलाउज ट्रेवल्स फास्टली, यानी कि बुरी खबरें जो है हमेशा, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुरी खबर, क्या है कि बुरी खबर हमेशा तेजी से फैलती है, ये लिखा हुआ है। और तीसरा नंबर में सॉरी चौथा नंबर में है कि बैड न्यूज अलाउज ट्रेवल फास्टली, यानी कि बुरी खबरें हमेशा तेजी से फैलती है। इसमें से जो बिल्कुल कौन सा सही लिखा हुआ ये बताना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि बैड न्यूज अलाउज ट्रेवल फास्ट, यानी कि बुरी खबर हमेशा तेज़ी से फैलती है। क्या होता है कि बुरी खबर जो भी होता है वो हमेशा तेज़ी से फैलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न, जैसा कि हमारा इंग्लिश का प्रश्न खत्म हो चुका है, अब जो है जीके जिसका प्रश्न आ चुका है। ठीक है, और अभी से जो है सही से ध्यान लगाकर जो है वीडियो को देखना है, क्योंकि जीके जीएससी है आपका जो है 80% मार्क्स जो है आने वाला है। ठीक है, जीके जीएस ही जो है आपका 80% मार्क्स आने वाला है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा जो जीके जीएस को मतलब अथी में लेकर चलना है कि फोकस करना है उस पर, जीके जीएस पर। तो चलिए जीके जीएस का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। तो 1857 के विद्रोह की मुख्य कमजोरी किसकी कमी थी, बताइए। देखो 1857 के विद्रोह की मुख्य कमजोरी जो थी वो विद्रोहियों में समन्वय और सामंजस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि 17 नंबर में प्रश्न है कि सत्य और अहिंसा के आदर्शों के प्रयोग के लिए गांधी जी ने 1916 ईस्वी में क्या किया। देखो सत्य और अहिंसा के आदर्श के प्रयोग के लिए जो है गांधी जी ने 1916 में जो है वे भारतीय क्या है सॉरी वे अहमदाबाद के निकट उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्या किया, तो अहमदाबाद के निकट जो है उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर में कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी का लेखक जो है ये कौन है। देखो इसका लेखक जो ये कल्हन कौन हो जाएगा, ये कल्हन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, कल्हन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर में प्रश्न है कि वंदे मातरम सबसे पहले किसमें प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम सबसे पहले किसमें प्रकाशित हुआ था। देखो वंदे मातरम सबसे पहले जो है ये आनंद मठ में जो है प्रकाशित हुआ था। किसमें प्रकाशित हुआ था, यह जो है आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि वंदे मातरम सबसे पहले आनंद मठ में प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि उस विद्वान का नाम बताइए जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। उस विद्वान का नाम बताइए जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। देखो उस विद्वान का नाम है जो कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, उसका नाम है अल बरूनी। क्या नाम है उसका, अल बरूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि अल बरूनी है। क्या है, अल बरूनी, जो कि मोहम्मद गजनी के साथ जो है भारत आया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का सबसे पुराना सिद्धांत है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो कोई ये सांख्य है। क्या है ये? सांख्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे? तो देखो इसका अध्यक्ष जो ये हंटर था। कौन था ये? हंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है कि हंटर। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ है, जो कि कहाँ पर हुआ है? ये अमृतसर में हुआ है। ठीक है। और इसका जो मतलब ये करवा रहा था, यानी कि गोली बारूद जो चलवाया था वो जनरल डायर ने चलवाया था, ये भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता को सही रूप से अधोरेखित कौन सा आंदोलन अभिव्यक्त करता है? देखो ये जो है खिलाफत आंदोलन कौन करता है? ये जो खिलाफत आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि खिलाफत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर के छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ? छत्रपति शिवाजी का जो है स्वर्गवास जो है ये कब हुआ? देखो छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास जो है कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1680 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? ये 1680 ईस्वी में हुआ है छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास। अगला प्रश्न है 25 नंबर की हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत कौन सा नगर महत्वपूर्ण था? हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत कौन सा नगर जो है ये महत्वपूर्ण था? तो कोई ये महत्वपूर्ण यानी कि कन्नौज था। क्या था ये? कन्नौज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि कन्नौज। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है ये क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। देखो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है ये पटना था। क्या था? ये पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है पटना। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने किया है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने किया है? देखो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये विवेकानंद ने किया है। किसने किया है? ये विवेकानंद ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र का सुकरात जो किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात जो है किसे कहा जाता है? देखो महाराष्ट्र का सुकरात जो है ये महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को जो है किसने संगठित किया है? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया है? देखो कूका आंदोलन को जो है ये गुरु राम सिंह ने जो है संगठित किया था। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने जो है संगठित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि गुरु राम सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर की 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो ये देखो स्वामी विवेकानंद। कौन था? ये स्वामी विवेकानंद था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह स्थान जो है क्या कहलाता है?
देखो वह स्थान जो है फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? वो जो है फोकस कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि फोकस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्ध अर्ध चंद्राकार यानी कि मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? देखो यह जो है बड़खान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बड़खान के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि धरातल के नीचे पिघली चट्टान कहलाती है। धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? देखो धरातल के नीचे पिघली चट्टान को जो है ये मेग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो है मेग्मा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मेग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न बताना है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। देखो ये खारतुम नील नदी ये बिल्कुल सही है। क्या है कि खारतुम नील नदी ये जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, ये बताना है। कौन सा ऊर्जा स्रोत क्या है? अनवीकरणीय है, ये बताना है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? देखो ये कोयला। कोयला क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर की कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? देखो ये जोजिला दर्रा, ये जो है जोजिला दर्रा है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर है कि जोजिला दर्रा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? देखो ये झेलम नदी है। क्या है? ये झेलम नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है झेलम नदी, जिसका उद्गम जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? देखो ये कोलकाता। क्या ये कोलकाता? यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मतलब कर्क रेखा जो कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे भी याद रखना है। चलिए फिर से जो है सुमेलित करने वाला प्रश्न आ चुका है। सुमेलित करना है। यानी कि कटक जो ये महानदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये महानदी होने वाला है। उसके बाद लुधियाना जो है ये सतलज नदी हो जाएगा। ठीक है, सतलज नदी। उसके बाद क्या है? नासिक जो है ये गोदावरी नदी हो जाएगा। और ये उज्जैन जो है ये छिपड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बात करें तो इसका सही आंसर की तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर इसका होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई जो है ये कुल कितनी थी? देखो कुल लंबाई इनकी 1.46 लाख किलोमीटर। कितना था? 1.46 लाख किलोमीटर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है ये कौन सा है। देखो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है ये एंथ्रासाइट है। क्या है ये एंथ्रासाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि एंथ्रासाइट। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है। देखो ये खनिज तेल होने के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। खनिज तेल होने के कारण क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है। देखो ये डिगबोई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये डिगबोई में जो कि स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है। देखो प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका, पेट्रोलियम। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर की, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय है, यानी कि इसका कार्यालय बताना है। देखो की निर्मिति संसदीय कानून बनाकर हुई है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की निर्मिति जो है ये संसदीय कानून बनाकर हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार जो है ये कौन थे। देखो ये बी एन राव। कौन थे, बी एन राव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है कि बी एन राव। ठीक है, बी एन राव। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का सबसे छोटी अंग क्या है। पंचायती राज का सबसे छोटी अंग जो है ये क्या है। देखो ये ग्राम पंचायत है। क्या है, ये ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटी अंग जो होता है ये ग्राम पंचायत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली है। देखो हिंदी को जो है 1949 में जो है मान्यता मिला है। कब मिला है, 1949 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। देखो रेलवे के जो है ना संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, रेलवे को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने इस्तीफा किसे सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है अपना इस्तीफा जो है इसे किसे सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। देखो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है, ये राष्ट्रपति को सौंपता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान संशोधन के बिल के द्वारा वोट देने की आयु 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो देखो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है।
राज्यपाल जो है विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखो ये 1/6 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सांसद के किसी मदन के किसी सदस्य को उसकी मतलब सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि। देखो यदि उसके पास, यानी कि कहने का मतलब है कि वह स्वेच्छा से उस पार्टी के सदस्य त्याग देता है जिस पार्टी का टिकट वह चुना गया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया शक्तियों में संशोधन के लिए आवश्यक क्या है? देखो संसद द्वारा इस आशय का विधेयक आवश्यक बहुमत से मतलब पारित होने के बाद उसकी पुष्टि कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा की जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा के समान सह अधिकार प्राप्त है? देखो ये संविधान में संशोधन की शक्ति के लिए क्या है, संविधान में संशोधन की शक्ति के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मतपत्रों का प्रयोग प्रथम बार कहाँ हुआ था? देखो ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था? पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन जो है ये कब हुआ था? देखो ये 1951 ईस्वी में। कब हुआ है ये? 1951 ईस्वी में जो है पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न है कि राज्य में मनी बेल प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो केवल विधान सभा में किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? केवल विधान सभा में जो है किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? देखो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? देखो ये अवतल दर्पण के द्वारा जो है इसे मिल सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? देखो ये तीनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा जो है किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है कि तीनों प्रकार के प्रतिबिंब के दर्पणों के द्वारा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होता है? देखो तब वह जो है ना बिना मुड़े सीधी निकलती है। क्या होती है कि जब जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? देखो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण जो होता है ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? यह जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है।
चलिए अगला प्रश्न की सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है क्या होती है? देखो ये 25 सेंटीमीटर कितना होता है? ये 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है? देखो वह अनंत दूरी तक देख सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कोई इसका एसआई मात्रक जो ये एम्पीयर होता है। क्या होता है? ये एम्पीयर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, एम्पीयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ये क्या है? देखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ये ओम होता है। क्या होता है? ये ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? देखो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं मतलब अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? देखो ये बल का संकेत करता है। क्या करता है? ये जो बल का संकेत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? कोयला तथा पेट्रोलियम जो है ये क्या है? देखो कोयला तथा पेट्रोलियम जो है ये जीवाश्म ईंधन होता है। क्या होता है? ये जीवाश्म ईंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी हमारा है बिल्कुल सही आंसर है, जीवाश्म ईंधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि क्योटो यानी कि प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कमी लाने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? निम्न में कौन सी गैस है जो धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? देखो धातु वेल्डिंग में जो है प्रयुक्त होता है ये एसीटिलीन होता है। क्या होता है? ये एसीटिलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, एसीटिलीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर की, निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? देखो ये Al4C3 के अपघटन से जो है मीथेन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है? देखो यह जो है इथाइन देता है। क्या देता है? ये इथाइन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, एथाइन देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की यानी कि कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? देखो उस पर जो है जस्ता की परत चढ़ाकर जो है बचाया जा सकता है, जस्ता की परत चढ़ाकर, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है कि जस्ता की परत चढ़ाकर जो है मतलब उसमें हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ वाले कण स्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्यों? क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? जस्ता जो है टीन से अधिक क्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है?
कौन जो है अवकारक गुण जो है प्रदर्शित करता है? देखो ये H2S कौन करता है? यह जो है ना H2S जो है गुण प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है? फेरस सल्फेट का सूत्र जो है क्या है? तो फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 7H2O, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, FeSO4 7H2O। चलिए अगला बताना है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। देखो रंध्रों का खुलना और बंद होना ये क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण पर जो है निर्भर करता है। किस पर करता है? प्रकाश संश्लेषण पर जो है यह निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। देखो मछली के हृदय में केवल कोष्ठकों की संख्या जो होता है वो केवल एक होता है। कितना होता है? वह जो केवल एक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है यानी कि उपयुक्त सभी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है? किस रूप में जो है होता है? देखो यह स्टार्च के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि यह स्टार्च के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है। देखो ये से जो है ना सिनेफेक्टिक दरार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। देखो हाइड्रा में जो है ना मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में मस्तिष्क जो है नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 87 नंबर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? देखो ये अग्नाशय ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि अग्नाशय ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो गुणसूत्र जो है ये केवल केंद्र में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि केंद्र में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? देखो यह ऑक्सीजन गैस जो है नहीं थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन गैस नहीं थी। अगला प्रश्न है 90 नंबर की मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है ये किस में होता है? तो वो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है ये ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ईस्ट में होता है। तो आज जो है हम टोटल प्रश्न जो है ये 90 प्रश्न किए हैं। ठीक है, और आप कितना इसमें से जो सही सही किए हैं ये जो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, 90 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न किए हैं अपना तैयारी को जांच कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।